हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एडीआर का, जो है कंसिलिएशन। तो कंसिलिएशन जनरली हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे डिस्प्यूट्स अराइज होती हैं। तो कंसिलिएशन भी एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करा सकते हैं। कंसिलिएशन जो है वो एडीआर का पार्ट है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एडीआर क्या होता है। एडीआर का मतलब है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो कि हमारे पास इसमें अब खासियत क्या है कि इसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जैसे कि इसका नेम से ही पता चलता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण, कि हमारे पास यहाँ पर विकल्प होते हैं, हम उनको चुन सकते हैं और उससे हम अपने डिस्प्यूट्स को सोल्व करा सकते हैं। बट अगर हम देखें इसके मामले में, इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, तो अगर हम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए एडीआर को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि मामले जल्द से जल्द यानी स्पीडी ट्रायल में हो सके। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंसिलिएशन। तो कंसिलिएशन भी एडीआर का पार्ट है। कंसिलिएशन का मतलब है कि जब कि दो व्यक्तियों में कोई डिस्प्यूट हो जाती है और वो डिस्प्यूट में कोई सॉल्यूशन तक पहुंचने में वो फेल हो जाते हैं, तब वो ऐसे डिस्प्यूट को थर्ड पर्सन के पास ले जाते हैं, जो कहलाता है कंसिलिएटर। तो कंसिलिएटर और ऐसे जो वर्क हैं वो आपने बहुत देखे होंगे। ये हमारे पुराने वक्त से चले आ रहे हैं। जैसे कि पुराने वक्त में होता क्या था, जब किसी दो व्यक्तियों में लड़ाई होती थी या कोई किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाता था, अराइज हो जाता था, तो वो क्या करते थे, वो पंच के पास चले जाते थे और पंच उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, उनकी दोनों की सुनवाई करते थे और फिर उसमें एक निर्णय देते थे। तो सेम इसी तरह कंसिलिएशन को हिंदी में कहते हैं सुलह कराना। तो अब आप इसी के उससे जान सकते हैं कि सुलह, इसका जो मोटिव है कंसिलिएशन का वो है सुलह कराना। कंसिलिएशन में जो ऑफिसर होता है या जो पर्सन होता है जो उन दोनों पर्सन्स का डिस्प्यूट सोल्व कराता है, उसे कहा जाता है कंसिलिएटर। अब इसके स्कोप के बारे में जान लेते हैं कि कंसिलिएशन का क्या स्कोप है। तो सेक्शन 61 जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, वो हमें बताता है स्कोप ऑफ द कंसिलिएशन। तो इसमें कुछ ये कहता है कि हम किसी भी मामले को कंसिलिएशन के लिए तब ले जा सकते हैं जब उसमें दो व्यक्तियों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या ना हो। इसका कहने का मतलब है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में विधिक संबंध है, तो अगर उनमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो गई है, तो उस मामले को कंसिलिएशन के लिए ले जाया जा सकता है। जैसे कि फादर एंड सन, उन दोनों के बीच में भी लीगल रिलेशनशिप है, क्योंकि जो सन है वो, जैसा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा कि अगर जो फादर हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके लीगल हायर्स उसको पूरा करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पर जो उसकी जगह फिर कॉन्ट्रैक्ट कौन पूरा करता है, वो होता है सन। तो इसीलिए उन दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप है। जैसे कि कंज्यूमर और सेलर के बीच में रिलेशनशिप होती है, लीगल रिलेशनशिप, और कॉन्ट्रैक्ट में तो आप जानते ही हैं कि लीगल रिलेशनशिप होती है। तो ऐसे मामलों को कंसिलिएशन के लिए ले जाया जा सकता है। अब इसमें एसेंशियल थिंग्स हैं कि भाई पहला तो इन मामलों को कंसिलिएशन के लिए ले जाया जा सकता है, पर कब नहीं ले जाया जाएगा। पहला तो उसमें कोई ऐसा एग्रीमेंट ना हुआ हो, जब उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो उनमें कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि हम कंसिलिएशन के लिए नहीं जाएंगे। सेकंड है कि कोई लॉ भी ऐसा ना हो उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे, जो सीधे मना करता हो कि अगर ऐसे मामला कोई अराइज होता है तो उसको आप कंसिलिएशन में नहीं ले जा सकते हैं। थर्ड है कि लॉ के द्वारा वो प्रोहिबिटेड ना हो। तो ऐसे मामले जो हैं, इसके अलावा सभी मामलों को कंसिलिएशन में ले जाया जा सकता है। अब इसमें आता है कि प्रोसीडिंग कैसे की जाएगी कंसिलिएशन एग्रीमेंट की। तो सेक्शन 62 कहता है कि दो व्यक्ति जिनके बीच में पहले डिस्प्यूट है, उनमें से एक व्यक्ति दूसरे को इनविटेशन भेजेगा कंसिलिएशन के लिए, और जो दूसरा व्यक्ति है अगर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट है
कि अगर वो उसको रिजेक्ट कर देता है तो कंसिलेशन नहीं होता है। और फोर्थ जो है कि अगर वो 30 डेज विदिन 30 डेज के अंदर जिसको हमने प्रपोजल भेजा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो भी ये मान लिया जाता है कि उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और यहाँ पर भी कंसिलेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो सिर्फ एक ही तरीके से कंसिलेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है कि एक पार्टी प्रपोजल भेजे और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट कर ले विदिन 30 डेज में। अब इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेटर कि हम कंसिलेटर को कैसे अपॉइंट करते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है सेक्शन 63 एंड 64 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। इसमें कहा गया है सेक्शन 63 कहता है कि कंसिलेशन में जनरली एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जिसे कि हम सोल आर्बिट्रेटर कहते हैं और उसका काम होता है दोनों पार्टीज़ को साथ में उनकी सुनवाई करें, उनके सारे चीज़ों को जाने कि दोनों के सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और दोनों क्या पार्टीज़ क्या चाहती हैं और फिर उसके बाद वो अपना सेटलमेंट एग्रीमेंट पास कर दे। और सेक्शन 64 में दिया हुआ है कि अगर जो पार्टीज़ हैं वो एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर रखते हैं, यानी कि 2 या 3 आर्बिट्रेटर अगर वो रख लेते हैं तो उनमें उन तीनों को या जितने भी कंसिलेटर हैं तो उन सबको एक जॉइंटली वर्क करना होगा और उनमें से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाएगा, मान लीजिए जैसे कि एक पार्टी ने एक कंसिलेटर चुन लिया है और दूसरी पार्टी ने दूसरा कंसिलेटर चुन लिया है, तो उन दोनों जो कंसिलेटर हैं उनको थर्ड कंसिलेटर चुनना पड़ेगा और वो कहलाएगा प्रिसाइडिंग कंसिलेटर, जो कि उस मामले में उन दोनों की सुनवाई करेगा। इसके बाद आता है कि इसमें 2 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है जब हम कंसिलेटर को नियुक्त करें। पहला है कि वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए। सेकंड है कि उसकी नेशनलिटी भी हमें याद रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई मैटर है इंडिया का और हम किसी कंसिलेटर को चुन लेते हैं फॉरेन का, तो उससे भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद आता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपना स्टेटमेंट रिटर्न में लिख के देंगी कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके सर्कमस्टेंसेस हैं और क्या वो सॉल्यूशन चाहते हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कंसिलेटर। ये हमें सेक्शन 67 में प्रोवाइड है रोल ऑफ कंसिलेटर। इसमें है कि जो कंसिलेटर है वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में दोनों की बातों को सुनेगा और सेकंड जो है कि वो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेगा, यानी ओडी अल्ट्रम पार्टम, कि वो दोनों साइड्स को सुनेगा और फेयरनेस में डिसीजन लेगा, कोई पार्शलिटी नहीं करेगा। थर्ड है वो केस के सर्कमस्टेंसेस को जानेगा कि केस में क्या है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ बोथ द पार्टीज़ और विशेष जो हैं दोनों पार्टीज़ की वो भी, और ओरल स्टेटमेंट से उसको मामले की सुनवाई करेगा। अब इसके बाद आता है सेक्शन 73 और 74 में बताया गया है कि जो हमारा कंसिलेटर है वो सेटलमेंट एग्रीमेंट कैसे देगा। पर मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ सेक्शन 80 में भी कंसिलेटर के बारे में बताया गया है कि कंसिलेटर जो है वो 80 में भी बताया गया है कि जो हमारे कंसिलेटर हैं वो आर्बिट्रेटर की तरह वर्क नहीं करेंगे, ना ही वो किसी जुडिशल ऑफिसर की तरह वर्क करेंगे और ना ही वो किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और ना वो किसी पार्टी को जुडिशियल जो ट्रायल चलेगा उसमें भी प्रोसीडिंग होगी, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी उसमें भी वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब लास्ट एंड द फाइनल हम पहुँचे हैं कि सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या होता है। सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए सेक्शन 73 और 74 में प्रोवाइडेड है कि कैसे सेटलमेंट दिया जाएगा। तो सेक्शन 73 में कहते हैं कि दोनों पार्टीज़ हैं उनके सर्कमस्टेंसेस को जान के और उनके विशेष को जान के जो हमारे कंसिलेटर हैं वो सेटलमेंट एग्रीमेंट पास करेंगे कि, और सेक्शन 74 कहता है कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा वो सेम होगा आर्बिट्रल अवार्ड के। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड मान्यता रखता है एज अ डिक्री ऑफ कोर्ट, उसी तरीके से ये भी कंसिलेटर का जो कंसिलेशन का जो अवार्ड होगा, सेटलमेंट होगा, वो भी मान्यता रख। अब जो हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक यानी जो बचा है इसमें कंसिलेशन में वो है कि कैसे जो
प्रोसीडिंग है कंसिलेशन की वो टर्मिनेट होगी, समाप्त होगी। तो पहला है कि जब किसी डिसीजन पर पहुंच जाए, यानी कि जब सेटलमेंट एग्रीमेंट आ जाए और कंसिलेशन एग्रीमेंट जब आ जाएगा तो जो प्रोसीडिंग होगी कंसिलेशन की वो ख़त्म हो जाएगी। ये कैसे आएगा कि जब दोनों पार्टीज़ में सुलह हो गई हो और दोनों पार्टीज़ में सेटलमेंट हो गया हो, तो कंसिलेशन का जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा उसके द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये है सेक्शन 76A में ये प्रोवाइडेड है। सेकंड है कि अगर दोनों पार्टी जब उसको मना कर दे कंसिलेशन की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, तो भी इसे समाप्त किया जा सकता है। ये है सेक्शन 76B में। अब ये कैसे होगा कि जब वहाँ पे दोनों में कोई संभावना ही नज़र नहीं आ रही हो कंसिलेटर को कि उन दोनों में कुछ सुलह हो पाएगी, तब या तो कंसिलेटर कर दे या फिर कोई मतलब उन्होंने एफर्ट कर लिया हो और कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा हो, तो भी कंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग होगी उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। थर्ड है कि व्हेन द विल ऑफ पार्टीज़, कि जब दोनों पार्टीज चाहेंगी कि अब हमें आगे इसमें और सुनवाई नहीं करनी है, कंसिलेशन प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाना है, तो भी इसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और फोर्थ है बाय द नोटिस ऑफ पार्टी, कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस भेज देगी कि मैं अब कंसिलेशन प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ाना चाहते हूँ, और उसके साथ साथ वो कंसिलेटर को भी नोटिस भेजेंगे कि अब वो कंसिलेशन की प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो जो कंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग हो रही थी वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कंसिलेशन के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देन इफ़ यू like what I have tell you, then please subscribe my channel. Please support us and subscribe our channel as much as possible. Thank you.